बाय द वे हम लोग स्टडी क्या कर रहे हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, वट एवर वी आर स्टडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16. दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16. सो जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो स्ट्रेट वे ये वाले वीडियो पर नहीं जा सकते हैं, उनको पहले वाला वीडियो A16 का देखना चाहिए. ठीक है. जैसे बिजनेस में हम लोग लोन लेते हैं, लोन लेके हम लोग सपोज असेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, से बिल्डिंग बना रहे हैं, बिजनेस के लिए बिल्डिंग बना रहे हैं, बट लोन लेके बिल्डिंग बनाने का नॉर्मल रूल हम लोग 11 स्टैंडर्ड FIGC से क्या पढ़ के आ रहे हैं? परचेस मटेरियल, incur expenditure on labor until the building is ready, capitalize all the expenditure. ये हमारा नॉर्मल रूल है. अब क्वेश्चन है व्हाट अबाउट द इंटरेस्ट कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट, जो मैं इनकर किया है लोन लेके बिल्डिंग बनाने का, क्या वो भी मुझे कैपिटलाइज करना चाहिए? द आंसर इज यस. until building is ready everything should be capitalized. ये कैसे करें? that is what exactly is the standard. okay, so standard में क्या सीखने वाले हैं कि we have incurred interest and borrowing cost under construction period and how much to capitalize, when to capitalize that borrowing cost. If I repeat what we have learned last lecture, in last lecture we have learned what is borrowing cost. Obviously it will include interest and other related charges. okay, हाँ, बोरोइंग कॉस्ट में सिर्फ इंटरेस्ट नहीं आता है, इंटरेस्ट एंड अदर रिलेटेड चार्जेस भी आता है. क्या नहीं आता? डिविडेंड ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स बोरोइंग कॉस्ट नहीं है. ठीक है. मेन स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड ये है कि इफ बोरोइंग कॉस्ट इज इनकर्ड फॉर एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन, आई मीन डेवलपमेंट of qualifying asset, then it should be capitalized with qualifying asset, while other borrowing cost should be charged to P&L. So borrowing costs incurred for acquisition, construction, production of qualifying asset should be capitalized, others should be charged to P&L. अब क्वेश्चन है क्वालिफाइंग एसेट क्या होती है, क्योंकि क्वालिफाइंग एसेट का कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन, एक्विजिशन मुझे चार्ज करना है. Answer: asset which takes substantial time for getting ready for its intended use or the sale is a qualifying asset. जो asset बनाने को हमें substantial time लगता है. हाँ, asset बनने के बाद हम चाहे तो अपने लिए यूज करेंगे if that was my intention, या बेच देंगे if that was my intention. बट बनाने के लिए सब्सटेंशियल टाइम लगना चाहिए. सब्सटेंशियल टाइम पीरियड माने कितना टाइम लगना चाहिए? 12 months और मोर. हाँ, exam purpose, treat the asset as qualifying asset even if production construction takes less than 12 months, so that capitalization can be done, which otherwise normally asset takes more than 12 months. That's only for exam purpose. Now qualifying asset में क्या नहीं आता है, एंड क्योंकि कुछ असेट क्वालिफाइंग असेट नहीं है, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं कैपिटलाइज होगा. असेट विच आर परचेस्ड रेडी टू यूज, जो असेट हम परचेस करके तुरंत ही यूज में ले लेते हैं, जैसे मोटर कार, ट्रक, नॉर्मल मशीनरी, जो परचेस करके इमीडिएटली यूज कर सकते हैं, रेडी टू यूज असेट. व्हेन आई से इट इज अ रेडी टू यूज असेट, मतलब सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम 12 months और मोर वो असेट पर नहीं लगता, तो ऑब्वियसली वो क्वालिफाइंग असेट नहीं होता है. लैंड इज नॉट ए क्वालिफाइंग असेट, लैंड इज ऑलवेज रेडी टू यूज. Financial investment is not a qualifying asset, so investment is not a qualifying asset except investment in immovable property like a building which has taken a substantial time period, तो फिर वो qualifying asset. Working capital is not a qualifying asset. Routinely manufactured inventories are not a qualifying asset. Normal inventory बनाने को 6 to 6 months लगता है, they are not a qualifying asset, except जहाँ बहुत बड़ा समय लग सकता है, जैसे वाइन इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, रियल एस्टेट डेवलपमेंट इंडस्ट्री, कि वेयर द कंस्ट्रक्शन टेक्स बिग टाइम, तो वो क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है, प्रोवाइडेड 12 months से ज्यादा लगता है. इन्वेंट्री विच आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी बट इन ए शॉर्ट पीरियड, मतलब कोई रूटीनली मैन्युफैक्चर इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट नहीं है.
अब ये डायग्राम ध्यान से देखना, फ्रॉम व्हाट डेट आई कैन कैपिटलाइज द एक्सपेंडिचर, मतलब बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। When all these 3 conditions are satisfied, interest can be capitalized. Which are the 3 conditions? Number 1, active development has taken place, borrowing cost is incurred, expenses on qualifying asset is incurred. वहां से मेरा कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगा। कभी कभी मैं बैंक लोन पहले से लेके रखता हूं, तो पहले का पीरियड का इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा, वो कैपिटलाइज नहीं होगा। जब ऑल 3 कंडीशंस अबाउट एक्टिव डेवलपमेंट सेटिस्फाई होता है, तभी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो सकता है। ओके, बोरोइंग कैपिटलाइजेशन कब सस्पेंड होएगा? कैपिटलाइजेशन कब सस्पेंड होगा? आंसर, इफ वर्क इज स्टॉप्ड ड्यू टू अबनॉर्मल फैक्टर। अबनॉर्मल फैक्टर से हमारा काम बंद हो गया। काम बंद हो गया तो बाद में जो इंटरेस्ट लगता है वो पीएनएल में ऐसे अबनॉर्मल लॉस जाएगा, जैसे लॉस बाय फायर होता है वैसे। सो वर्क हैज स्टॉप ड्यू टू अबनॉर्मल फैक्टर, तो हमारा कैपिटलाइजेशन सस्पेंड होगा। अबनॉर्मल फैक्टर मतलब लेबर स्ट्राइक, गवर्नमेंट ने स्टॉप वर्क इश्यू कर दिया है, एंड सो ऑन। सो हमारे प्रॉब्लम में, अच्छा, कैपिटलाइजेशन वापस से स्टार्ट हो सकता है प्रोवाइडेड वर्क स्टार्ट हो गया। सो हमारे प्रॉब्लम में 1 जुलाई के पहले का इंटरेस्ट जो भी है वो पीएनएल में जाएगा। 1 जुलाई से 1 अक्टूबर कैपिटलाइज करो, बाद में वर्क स्टॉप हो गया तो इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन स्टॉप करो। 1 दिसंबर से 1 दिसंबर से वापस वर्क स्टार्ट हो गया, इंटरेस्ट कैपिटलाइज करो। बाद में 15 मार्च के बाद कैपिटलाइजेशन ये प्रॉब्लम में परमानेंटली बंद। 15 मार्च के बाद ये प्रॉब्लम में कैपिटलाइजेशन परमानेंटली बंद। क्यों? आंसर वेरी सिंपल, काम पूरा हो गया, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, वर्क कंप्लीटेड। ओके, या तो वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है बट बोरोइंग कॉस्ट इनकम होना बंद कर दिया, लोन ही रीपे कर दिया है। जब लोन ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, बोरोइंग कॉस्ट ही नहीं है, तो कैपिटलाइजेशन नहीं होगा। ऑलराइट, मैं वर्क कंप्लीट होने के बाद जो इंटरेस्ट लगता है, सपोज मैंने 20 इयर्स का लोन लिया था, वर्क कंप्लीट हो गया, कैपिटलाइजेशन बंद, लेकिन लोन तो 20 इयर्स चलने वाला है, बाद में का इंटरेस्ट ऑब्वियसली वो पीएनएल में जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमको एक्चुअल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के लिए कुछ रेट निकालने होते हैं, उसको बोलते हैं बोरोइंग रेट। तो क्या बोरोइंग रेट और इंटरेस्ट रेट अलग होता है? बोरोइंग रेट और इंटरेस्ट रेट एक हो सकता है, प्रोवाइडेड नो अदर रिलेटेड कॉस्ट आर इनकर्ड। इंटरेस्ट ओनली अलोन बोरोइंग कॉस्ट है तो बोरोइंग रेट, इंटरेस्ट रेट एक है। बट सपोज इंटरेस्ट के अलावा वी हैव अदर रिलेटेड एक्सपेंसेस, तो फिर बोरोइंग रेट विल बी मोर देन इंटरेस्ट रेट, तो मुझे रिवाइज बोरोइंग रेट करना होगा। स्पेसिफिक बोरोइंग मतलब क्या, कि हमने वो लोन ओनली एंड ओनली फॉर दैट बिल्डिंग और दैट प्रोजेक्ट के लिए लिया है, फॉर नो अदर वर्क, आई कांट यूज मनी समवेयर एल्स, उसे स्पेसिफिक लोन बोलते हैं। तो उसका रेट कैसे निकाले, बोरोइंग रेट कैसे निकाले? तो बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड मतलब इंटरेस्ट वगैरह, इंक्लूडिंग अदर बोरोइंग कॉस्ट कुछ है तो, माइनस अर्निंग फ्रॉम आइडल स्पेसिफिक फंड। मतलब क्या, क्योंकि मैं वो लोन वही बिल्डिंग के लिए यूज कर सकता हूं, तो जब तक मेरा पैसा यूज नहीं होता तब तक मैं बैंक में एफडी वगैरह रख सकता हूँ। ऐसा तो नहीं है लोन लिया और पहले दिन से पैसा खत्म हो गया, नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं। वो आइडल फंड इन्वेस्टमेंट से कुछ इनकम होती है तो मेरी बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाएगी ना। सो बोरोइंग कॉस्ट में से इनकम माइनस कर देंगे फ्रॉम आइडल स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट, तो मेरी बोरोइंग नेट बोरोइंग कम हो जाएगी। डिवाइड बाय एवरेज बोरोड फंड टू गेट द रेट। एवरेज बोरोड फंड कैसे कैलकुलेट करना आप देखेंगे। जनरल बोरोइंग रेट, व्हाट इज जनरल बोरोइंग रेट? सपोज मेरे पास मोर देन 1 2 3 बोरोइंग है। सपोज मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट चल रहा है 12% पर, मेरे पास एनबीएफसी की भी लोन है, डिबेंचर भी इश्यू किया गया है, वैसे हमारे पास 3 4 बोरोइंग है। वो पैसा हम कहाँ भी यूज कर सकते हैं, ये प्रोजेक्ट में, दूसरी जगह पर भी।
उसे बोलते हैं जनरल बोरोइंग। सो इफ आई हैव गॉट 3-4 बोरोइंग, तो एक वेटेड एवरेज रेट कैलकुलेट करेंगे, उसको बोलते हैं जनरल बोरोइंग रेट। सो उसमें टोटल बोरोइंग कॉस्ट जो भी है, इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट डिवाइड बाय एवरेज बोरोड फंड कर देंगे। वहाँ इनकम कुछ माइनस नहीं करनी है। ओके, अब कुछ और बातें लिखनी है, फिर एक्चुअल सम पर जाएंगे। सो हमारे दिमाग में कुछ भी छोटे मोटे क्वेश्चन है कंप्यूटेशन के बारे में, वो क्लियर हो जाएगा वंस वी डू द सम। ऑलवेज कंसीडर, लिखना स्टार्ट करो, फिर हम एक्चुअल सम्स पर जाएंगे। ऑलवेज, इसका भी मीनिंग सब हम सम के साथ ही देखेंगे। ऑलवेज कंसीडर एक्सपेंडिचर to be financed from firstly from specific borrowing, secondly from general borrowing। हमको कुछ बताया नहीं है तो हमारा डिफॉल्ट एजम्पशन ये होगा, हम मानेंगे पहले स्पेसिफिक लोन जो है, जो सिर्फ वही प्रोजेक्ट में यूज करते हैं वो यूज करते हैं, और बाद में जनरल बोरोइंग का पैसा यूज करते हैं। ये मैथ्स मतलब एक्चुअल कंप्यूटेशन में देखेंगे। एक्चुअल कैपिटलाइजेशन amount should not exceed borrowing cost incurred। In case this happens, only actual borrowing cost should be capitalized। but ये तो obvious है ना, मेरा amount of capitalization cannot exceed the actual borrowing cost incurred। okay, and lastly मैंने फॉरेन कंट्री में जाके लोन लिया है, तो उसके लिए हम 13 लाइन छोड़ दे देंगे, 14 लाइन छोड़ दे, लीव 14 लाइन्स। ये नोट्स बाद में लिखेंगे जब वो सम करेंगे तभी। हाँ, चलो अभी हम प्रैक्टिकल सम पर चलते हैं। बाकी का जो 11 एंड 12 नंबर का पैराग्राफ है वो उस वक्त लिखेगा जब मुझे यूज करना है। चलिए हम लोग सम पर चलते हैं। स्टार्ट करें। अब 14 लाइन छोड़ देना। 41st सम, इधर गया 41st। हाँ सर एक मिनट, 10th पॉइंट लिखाना। ओके, यस सर, डन। ओके, अब हम 41st सम पर चलते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं, एक्चुअल क्वेश्चन पर। आयुष लिमिटेड began construction of a new building on 1st January। सम आयुष लिमिटेड हमने एक बिल्डिंग बनाना 1st January स्टार्ट कर दिया। It obtained 3 lakh rupees, a specific loan to finance the construction of a building on 1st January at an interest rate of 12%। हमने जिसको प्रोजेक्ट लोन बोलते हैं ना, कि बैंक में जाके बोला हमको बिल्डिंग बनाना है, लोन दो, तो बैंक ने लोन दिया 12% पर 3 लाख का, लेकिन एक कंडीशन रखा है कि ये पैसा आप और किधर भी नहीं यूज कर सकते। ठीक है। कंपनीज अदर आउटस्टैंडिंग 2 नॉन स्पेसिफिक लोन्स आर 6 लाख एट 11% एंड 11 लाख एट 13%। हमारे पास और 2 लोन्स है, द 2 मोर लोन्स।
6 लाख थोड़ा सस्ता है, 11 लाख थोड़ा महंगा है। द एक्सपेंडिचर वर मेड ऑन द बिल्डिंग प्रोजेक्ट वेर एज फॉलो। जनवरी में हमने 3 लाख एक्सपेंडिचर किया है, बाद में अप्रैल में 3.5 लाख किया है, जुलाई में 5 लाख 50 किया है, दिसंबर में 150 किया है। लाइक दैट हमने टोटल 3 + 350 + 550 + 150 सब मिलाकर 50 का एक्सपेंडिचर किया है, 13.5 लाख का एक्सपेंडिचर किया है। बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर, बिल्डिंग कंप्लीट हो गया है। फॉलोइंग the principle of accounting standard 16 borrowing costs, calculate the amount of interest to be capitalized and pass one journal entry for capitalization cost and borrowing in respect of the building। ठीक है, कितना इंटरेस्ट बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना है वो हमारा क्वेश्चन है। क्या आपके पास एक क्वेश्चन है? नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट फोटो निकाल लो, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं so that I will not come back to the question again and again। ठीक है, शुरू करें? जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लेते। ओके, अब ये जो भी इंफॉर्मेशन दिया है हमारे दिमाग में कुछ ज्यादा नहीं बैठा है, हमारे दिमाग में सिर्फ अभी तो इतनी इंफॉर्मेशन बैठी है। अभी तक कितनी इंफॉर्मेशन बैठी है बताएं? कि हमने एक कुछ स्पेशल लोन लिया है, कुछ जनरल लोन लिया है और बिल्डिंग बनाना स्टार्ट किया है, बराबर ना? इतना ही बैठा है ना इंफॉर्मेशन, ज्यादा कुछ नहीं बैठा है। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड, एटलीस्ट मेरे दिमाग में। तो देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें दिया है ना उसको अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूं मैं, बैलेंस शीट की लैंग्वेज में। ये जो बैलेंस शीट होगी ना 31/12 की, वो बैलेंस शीट के फॉर्म में लिखता हूं। ओके, तो आई कैन से ऑन द लायबिलिटी साइड मेरे पास लोन्स है, असेट साइड मैंने बिल्डिंग के लिए एक्सपेंडिचर किया है। एक है स्पेसिफिक लोन, क्या आप बता सकते हैं लोन का अमाउंट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? स्पेशल लोन, स्पेशल लोन का अमाउंट है 12%, 3 लाख। डू यू अग्री? और एक है जनरल बोरोइंग, एक है जनरल बोरोइंग। इसमें कितनी लोन्स है? हाउ मेनी लोन्स आर देयर? 2। एक है 11% लोन 6 लाख और दूसरी है 13%, वो 11 लाख है। और सामने मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर एक्सपेंडिचर किया है, सामने मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर एक्सपेंडिचर किया है। कितना? तो आंसर ऑन 1 अप्रैल 3 लाख रुपीस मैंने स्पेंड किया है। देन अगेन ऑन 1 अप्रैल 3.5 lakh। Then again on 1 July 5 lakh और 550 कितना है? And 1 December I've spent 1,50,000, 3,365, 11, 12, 1350। So मेरा टोटल एक्सपेंडिचर इज 13,50,000। देखो ये बात इधर दिया है, ये देखो, देखो ना, जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड दिसंबर। सो मैं मानता हूँ जनवरी मीन्स 1st day ऑफ जनवरी, कैलकुलेशन पर्पस, 1st day ऑफ अप्रैल, 1st day ऑफ जुलाई एंड 1st day ऑफ दिसंबर। हमको ये नहीं बताया है कि कौन सी डेट पर हमने स्पेंड किया है, तो हमने माल ऐसा ही कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, तो मैंने 1st day किया है। और ये देखो 2 जनरल लोन है, एक स्पेशल लोन है, बस इतनी तो इन्फॉर्मेशन है।
इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने क्वेश्चन 41 ना बुक का सीए का, ओके, इतनी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया है। अब बताओ मेरे को सम कैसे स्टार्ट करना चाहिए, हाउ शुड आई स्टार्ट द सम। तो उसका मेथड ये होगा, आप बोरोइंग रेट कैलकुलेट करो। क्यों 12%, 11, 13 नहीं चलेगा, वैसे चलेगा 12% तो चल जाएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम में कोई अदर बोरोइंग कॉस्ट नहीं है। बट इंटरेस्ट के अलावा कुछ और बोरोइंग कॉस्ट है, सीए का एक्सपेंडिचर, फुल लोन है, प्रोसेसिंग फीस है, तो रेट चेंज होता है ना। कैलकुलेट स्पेसिफिक बोरोइंग रेट। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो आंसर स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट माइनस अर्निंग्स फ्रॉम आइडल स्पेसिफिक फंड, अनयूज फंड जो है, तो डिवाइड बाय एवरेज स्पेसिफिक बोरोइंग आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। ये एवरेज कैसे मिलता है देखेंगे और इसका रेट देखेंगे। हमारे प्रॉब्लम में क्या बता सकता है बोरोइंग रेट क्या है, कितना एक्सपेंडिचर किया है, 12% ऑफ 3 लाख। सो मेरा स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट कितना है बता सकते हैं आप, 12% ऑफ 3 लाख मतलब 36,000 है। अच्छा, अर्निंग्स फ्रॉम आइडल फंड तो नील है, और मैं मानता हूं ये जो 3 लाख की लोन लिया है वो फर्स्ट डे ऑफ द ईयर लिया है। दैट मीन्स मेरा एवरेज मनी यूज्ड इज 3 लाख ओनली। मैं बताता हूँ इसका मीनिंग। सो 36,000, मेरा एवरेज फंड यूज्ड इज 3 लाख, और मेरा जो रेट है, रेट इज ऑलवेज पर annum, वो आ गया 12% पर annum। दिस इज सेम एज इंटरेस्ट रेट। अच्छा, ये डिवाइड बाय 12 क्या चक्कर है, नहीं समझ में आया ना। देखो मैं और एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से देखना, सेम एग्जांपल, बट सपोज मैंने लोन इन बिटवीन द ईयर लिया है। सपोज हमारा जनवरी टू दिसंबर एंडिंग है ना, हमने लोन 1 जुलाई को लिया है, सेम प्रॉब्लम, सब कुछ सेम। ये 12% लोन 1 जुलाई को लिया है, तो आप बता सकते हैं मेरा बोरोइंग रेट क्या आएगा। रेट पूछा है, रेट इज ऑलवेज पर annum। आई रिपीट माई क्वेश्चन, मैंने लोन 1 जुलाई को आफ्टर 6 मंथ लिया है, तो देखो हमारा आंसर कैसे चेंज होगा। अब बताओ मेरी बोरोइंग कॉस्ट कितनी होगी, इंस्टेड ऑफ 36,000 बताइए 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा। 18,000। ओके, अब ये बताओ मेरा एवरेज बोरोइंग पीरियड क्या है, वो तो 6 मंथ है ना, मैंने ओनली 6 मंथ मनी यूज किया है, मैंने ओनली 6 मंथ मनी यूज किया है। अब बताओ, अभी भी रेट 12% पर annum है, अभी भी रेट 12% पर annum है। सो याद रखना, ये एवरेज वर्ड बिकम्स इंपॉर्टेंट व्हेन अमाउंट इज यूज्ड इन बिटवीन द पीरियड। मतलब कि पूरा 12 मंथ नहीं है तो एवरेज कैसे होता है। ये एवरेज वाला फंडा आपको समझ में आया। और एक बार एग्जांपल लेते हैं, चलो ना, और एक एग्जांपल। मैंने यही लोन सिर्फ 3 मंथ यूज किया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो पता है मेरा इंटरेस्ट को तो ओनली 9,000 हो जाएगा 3 मंथ के लिए। और व्हाट इज माय एवरेज फंड इन्वेस्टेड थ्रू आउट द पीरियड, सो ओनली 3 मंथ है, सो 9,000 डिवाइड बाय 75,000 into 100 टू गेट परसेंटेज। अभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 12% पर annum ही है,
तो याद रखना बोरोइंग जो रेट होता है, इंटरेस्ट जो रेट होता है, वो हमेशा पर annum एक्सप्रेस किया जाता है। और ये कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको एवरेज फंड यूज ड्यूरिंग द ईयर लिखना होता है। कितने लोग को ये फंडा समझ में आया एवरेज का? अब चैट में लिखो, समझाए तो वाई लिखो, नहीं समझाए तो एन लिखो। अभी तक एक भी सर आंसर नहीं आया। आपका 3 लाख इंटू हमारे प्रॉब्लम में 12 आउट ऑफ 12 ना, फर्स्ट डे 12 से ही। सर 12 अपॉन ये 12 आएगा। हाँ, 12 मंथ अपॉन 12 मंथ। ओके सर। हमारे प्रॉब्लम में 12 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ है, ये मंथ है। और ये वाले एग्जाम्पल में मैंने कितना लिया था, जो सर्कल कर रहा हूँ वो वाले एग्जाम्पल में 6 मंथ, और ये वाला सर्कल करता हूँ उधर 3 मंथ। 3 मंथ। समझ में आया? सो रेट हमेशा कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? पर annum। ठीक है, इसको एवरेज रेट बोलते हैं। चलिए अब बात कर, तो हमारा ये तो सेम ही आया, ये भी 12 है, ये भी 12 है। क्यों दोनों सेम ही आया? क्योंकि इंटरेस्ट के अलावा मेरे पास और कोई बोरोइंग कॉस्ट नहीं है। अब हम कैलकुलेट करते हैं जनरल बोरोइंग। देखो मेरे पास मोर देन वन लोन होता है तो एक सिंगल वेटेड एवरेज रेट निकलेगा। सपोज मैंने 17 लाख रुपीस, आप देख सकते हैं, लोन लिया है। कोई मुझे पूछे 17 लाख का आपका जो लोन है कितना रेट पर पड़ा है, हम बिजनेस की बातें कर रहे हैं। आपने 17 लाख का जो लोन लिया है, आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट पर annum क्या है? आई रिपीट माई क्वेश्चन। तो क्या मैं, कोई आदमी मुझे पूछता है आपने 17 लाख की लोन लिया है, आपको क्या कॉस्ट लगता है, मतलब इंटरेस्ट रेट पर annum लगता है, ऐसा बोलूं कि 17 में से 6 11% है, फिर 11 लाख 13 है, कि दोनों का एक एवरेज करके एक सिंगल रेट बताना चाहिए? क्या लग रहा है आपको? सर एक सिंगल रेट बताना एक सिंगल रेट बताना चाहिए। बिजनेस डिसीजन में तो हमको एक सिंगल रेट चाहिए, तो उसे बोलते हैं जनरल बोरोइंग रेट। तो वो देखते हैं जनरल बोरोइंग रेट कैसे निकलता है। अब भी लिखना स्टार्ट करो। कैलकुलेशन ऑफ जनरल बोरोइंग रेट। तो इसकी क्या फॉर्मूला बनी? टोटल जनरल बोरोइंग कॉस्ट डिवाइड बाय एवरेज जनरल बोरोड फंड आउटस्टैंडिंग। यस, बोरोड फंड आउटस्टैंडिंग during the period into 100 to get percentage. ओके अब मेरे पास दो लोन था, एक था 11% 6 लाख, तो उसका ईयरली इंटरेस्ट 66,000 आ जाएगा। और दूसरा था 13% 11 लाख, तो उसका इंटरेस्ट बताइए कितना हो गया? 1,43,000। अब डिवाइड बाय क्या करूं बोलो? तो 6 लाख की लोन, बाय द वे डेट नहीं दिया है तो मैं क्या मानेगा? फुल ईयर यूज किया है, 12 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ। और 143 अपना ये 11 लाख जो है वो भी मैं मानता हूं वो 12 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ यूज किया है। मतलब कि 143 प्लस 66 209, एंड ये 6 प्लस 11 17 लाख, so that comes 12.29% per annum। इसे जनरल बोरोइंग रेट बोलते हैं। कुछ पैसे 11% पर आया है, कुछ पैसे 13% पर आया है, तो सब मिलकर वेटेड एवरेज मेरा एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 12.29% है। और एक एग्जांपल लेता हूं, खाली एवरेज निकालने का एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनना। खाली एवरेज निकालने का एग्जांपल लेता हूं, आप लिखना मत लेकिन।
से 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, मैंने 1 जनवरी में 5 लाख की बोरोइंग किया है 12%। 1 अप्रैल मैंने 8 लाख की बोरोइंग किया है 10%। 1 अक्टूबर मैंने 12 लाख की बोरोइंग किया है 12% पर annum। बताओ मेरा सिंगल वेटेड एवरेज रेट क्या आएगा? मैंने टोटल 5 लाख प्लस 8 प्लस 12, 12 प्लस 8, 20 प्लस 5, 25 लाख की बोरोइंग डिफरेंट डेट पर किया है एट डिफरेंट रेट। तो बताइए मेरा सिंगल एवरेज रेट पर annum क्या आएगा? तो सुनना, पहला 5 लाख तो पूरा ईयर का है, ये तो 12 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ यूज किया है। ओके, 8 लाख 10% 9 मंथ है, 9 मंथ। तो बताइए मीनिंग क्या हुआ? 8 लाख का 10% 80,000 फुल ईयर हुआ, 9 मंथ का 60,000 हुआ। 9 मंथ, 9/12, 12 लाख 12% ओनली 3 मंथ यूज किया, कितना होता है ये? 36,000 3 मंथ का, और अमाउंट 12 lakh 3 months into 100 to get percentage. Okay, 60 plus 60, 120 plus 36, 1 lakh 56, और ये 5 lakh, 8 lakh into 9/12, 6 lakh, 12 lakh into 3/12, 3 lakh into 100. So 1 lakh 56 divided by 5 plus 6, 11 plus 3, 14 lakh. तो क्या आंसर आया? 1,56,000 divided by 11.14%। ये मेरी इफेक्टिव कॉस्ट पर एनम है। मेरी जो बोरोइंग हुई है 25 लाख की, डिफरेंट रेट पर, कोई 10% है, कोई 12 है, कोई 12 है, तो मेरा अल्टीमेट आंसर 11.14% पर एनम का एवरेज रेट से मैंने 25 लाख रुपीस यूज किया है। दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस। सो ये एवरेज रेट जिसको मालूम पड़ा कैसे निकालना है वो वाई वर्ड लिखो, चैट में लिखो, तो मुझे समझ में आएगा ना कि आपको समझ में आ रहा है एवरेज रेट कैसे निकालना है। सॉल्यूशन दिखा सकते हैं किसका सॉल्यूशन? सर? वो जो सम किया था ना लेफ्ट साइड। अभी खत्म किधर हुआ है ये वाला सॉल्यूशन? हाँ सर, हाँ। खत्म किधर हुआ है? अभी तो सम, अभी तो खाली रेट निकाला है, एवरेज। प्रॉब्लम का पूरा हुआ है, खाली मैं तो आपको एवरेज रेट कैसे निकालने का वो सिखा रहा हूँ। हमारे प्रॉब्लम में 6 लाख पूरा ईयर यूज हुआ है, 11 लाख भी पूरा ईयर यूज हुआ है हमारे प्रॉब्लम में। ये आपको लिखना नहीं है एवरेज का, ये नहीं लिखना है, मिटा दो इसको। हाँ यस सर। चलिए आगे चलते। सो मैंने जनरल रेट कैलकुलेट कर दिया, स्पेशल रेट कैलकुलेट किया। ओके, अब मेरी आगे की बात सुनना। अब मुझे एक्सपेंडिचर अलग अलग डेट पर है। जैसे 3 लाख पर मुझे 12 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, 350 पर कितना मंथ का इंटरेस्ट लगेगा? 9 मंथ का, 550, 6 मंथ, 150, 12 मंथ। ये तो ओनली 4 लिखा, रियल लाइफ में तो और ज्यादा होता है, डे टू डे भी हो सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मैंने अभी एवरेज बोरोइंग रेट निकाला, तो वैसे मैं एवरेज एनुअल एक्सपेंडिचर निकालता हूं। क्या कैलकुलेट करता हूं? नेक्स्ट, सपोज ये मेरी वर्किंग 1 है, ये 2 है, तो चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एवरेज एक्सपेंडिचर निकालता हूं, सिंगल फिगर, उसके पास भी सिंगल डायरेक्टली लिख देंगे एक्सपेंडिचर। सो आप लिखना स्टार्ट करो, थर्ड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ, मैं बताएगा इसका मीनिंग क्या कर रहा हूं। एनुअल एक्सपेंडिचर, एनुअल वर्ड है, इसका मीनिंग देखेंगे। देखो आपने फर्स्ट
अप्रैल है, जनवरी है, 1 जनवरी को 4 क्या है, 1411 आएगा ना ये। आपने 1 जनवरी को 3 लाख रुपीस एक्सपेंस किया है, इसके पर आप 12 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे, कैलकुलेट नहीं किया है, ये एवरेज एनुअल एक्सपेंस, इसका मीनिंग मैं बताता हूँ, डोंट वरी। इसके पर तो मैं 3 लाख का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, लेकिन जो एक्सपेंडिचर मैंने 1 अप्रैल पर किया है, क्या आप बता सकते हैं इसके पर कितना मंथ का इंटरेस्ट लगेगा? 9 मंथ। नाउ 3,50,000 पर 9 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना इज सेम एज मैथमेटिकली 2,62,500 पर पूरा ईयर का एनुअल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। एक ही बात है। सुनना मैंने क्या बोला? सपोज मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, नॉर्मल प्रॉब्लम बोल रहा हूं, तो पता है स्कूल में ऐसे करते थे ना, पी एन आर, बताओ इंटरेस्ट कितना आता था? 26,250। अब ऐसा इसके पर कैलकुलेट करो, इस सेम एज आप डायरेक्टली 262,500 पर 26,250 कैलकुलेट करो। मैं क्या बोल रहा हूं वापस सुनिए, लिसन अगेन। 3,50,000 पर 9 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना इज सेम एज 262,500 पर पूरा साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। मैंने 1 जुलाई को 5,50,000 एक्सपेंडिचर किया है। मैं ऐसे बोलता हूं 5,50,000 के ऊपर 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, या 2,75,000 पर पूरा ईयर का इंटरेस्ट करो, एक ही मीनिंग बनता है। वापस से देखो, 1 दिसंबर 2014 1,50,000 पर 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, इज सेम एज 12,500 पर फुल ईयर का एक्सपेंडिचर करो, और ये ऑल द 4 का मैं टोटल मारता हूं तो 8,50,000 आता है। दैट मीन्स 8,50,000 पर पूरा ईयर का इंटरेस्ट कर दो। अब 1350 में टुकड़े टुकड़े पीसीस में 4 टाइम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। 1350 पर पहले 3 लाख पर 12 मंथ, 350 फॉर 9 मंथ, 550 फॉर 6 मंथ, 150 फॉर 1 मंथ। उसके बदले में आप 8,50,000 पर पूरा ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो। आंसर एंड मीनिंग इज सेम। सो इसको बोलते हैं एवरेज एक्सपेंडिचर, वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड। कितने लोग को ये फंडा समझ में आया कि 3 लाख पर 12 मंथ, 350 फॉर 9 मंथ, 550 फॉर 6 मंथ, 150 फॉर 1 मंथ इज सेम एज 850 फॉर फुल 12 मंथ। ये बात समझ में आया तो ओके वर्ड लिखो, नहीं समझ में आया तो नॉट ओके लिखो, समझ में आया तो ओके लिखो। वाई नहीं, वाई पहले भी था तो मिक्सअप हो गया मेरा। या 18 स्टूडेंट लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और बाकी के बच्चे किधर है? लॉग इन करके घूम रहे हैं। अनुजा वॉज फास्टेस्ट, अनुजा है, संस्कृति है, क्षितिज है, स्वप्न है, हृदया है, बाकी के लोग कहाँ घूम रहे हैं? वीडियो देखने वाले, प्राप्ति भी है ऑफ कोर्स, वीडियो देखने वाले। जब मैं अभी इनके बारे में ज्यादा नहीं बता सकता हूँ कि ये लोग किधर है, चलिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। चलते आगे। अब क्वेश्चन है, एक्चुअल कैलकुलेशन करता हूं मैं। अब एक्चुअल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। अब ऐसे ही समझो कि आपने 8,50,000 का 1 ईयर के लिए एक्सपेंडिचर किया है, जिसको मुझे इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है। सो एवरेज एनुअल एक्सपेंडिचर 8,50,000 है। अब भूल जाओ कि 13,50,000 एक्सपेंडिचर किया है इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए ऐसे ही समझो 8,50,000 आपने एक्सपेंडिचर किया है और उसके पर मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो बताओ, सपोज मैं बैलेंस शीट बनाता हूं समझने के लिए। हाँ, तो असेट साइड में
ऐसा ही समझो मेरा एक्सपेंडिचर 8,50,000 है, फर्स्ट डे को ही हो गया है, और लायबिलिटी साइड में मेरा 12% लोन है 3 लाख, और मेरा 12.29% लोन है कुछ 17 लाख, याद है ना, 17 लाख था ना वो। ये मेरा समराइज नया कैलकुलेशन है। आप ऐसा ही समझो 8,50,000 का आपके पास एक्सपेंडिचर है फुल ईयर के लिए, उसके सामने लायबिलिटी है 12% स्पेशल लोन ऑफ 3 लाख एंड 12.29% 17 लाख का जनरल लोन। अब बताओ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करूं 8,50,000 पर? तो आंसर हमेशा माना जाएगा कि पहला एक्सपेंडिचर स्पेशल लोन से हुआ है एंड रिमेनिंग एक्सपेंडिचर जनरल लोन में से हुआ है। क्या बोला मैंने? हमने यही बात लिखी थी, आज ही लिखी थी। It will be always assumed कि first we have spent money from special and we have spent money from। तो चलिए अभी एक्चुअल कैलकुलेशन करते हैं, एक्चुअल कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो कोई मुझे पूछे 850 का एक्सपेंडिचर किया कहां से, उनको क्या बताऊं? firstly from average स्पेसिफिक लोन। मेरी एवरेज स्पेसिफिक लोन 3 लाख है, सो उसका 12% ऑफ 3 लाख मुझे 36,000 इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है। सो इधर एवरेज एनुअल एक्सपेंडिचर लिखते हैं, इधर एवरेज लोन लिखते हैं। अच्छा, बैलेंस एक्सपेंडिचर कितना बचा? मैंने 8,50,000 एक्सपेंडिचर किया, ऐसे ही समझना है। इवन दो आई एक्चुअली स्पेंड 1350, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए 850 किया है, जिसके ऊपर मैं फुल ईयर का इंटरेस्ट लगाएगा। और बैलेंस पैसा कहां से करना यूज? बैलेंस फ्रॉम जनरल बोरोइंग। टेल मी व्हाट इज अ बैलेंस? 5,50,000। और मेरी जनरल बोरोइंग का रेट क्या था, याद है? टोटल 850 करना है, 12.29% ऑफ 5,50,000, इट वर्क्स आउट टू 67,595। सो बताइए मुझे टोटल कितना बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज करना है? टोटल बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज बताइए, टोटल बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज बताओ। व्हाट इज दैट? कितना हो गया? 103,595। सो कोई मुझे पूछे व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, तो क्या आंसर दूं? व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग? मेरी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग क्या है? एक्चुअल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कितना है? वो 1350 था ना, मटेरियल लेबर एंड ऑल। एंड व्हाट बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड? $103,595। सो बताइए मेरी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितनी है? 14,53,595। मेरा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 1350 है, डोंट से 850, वो तो खाली इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए एवरेज निकाला था। ओके। और जर्नल एंट्री क्या करना है? सपोज मुझे एंट्री करना है
देखो जब मैंने 1350 एक्सपेंस किया होगा तब बिल्डिंग टू बैंक किया होगा, और जब मैंने इंटरेस्ट किया होगा, इंटरेस्ट तो साल भर दिया होगा ना, जो भी मैं इंटरेस्ट देता हूँ इंटरेस्ट टू बैंक लिखता हूँ। इनिशियली तो ये एंट्री करता हूँ, फिर एंड ऑफ द ईयर हम एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे तब उसे कैपिटलाइज कर देंगे। जब बैंक वगैरह को चेक दिया होगा तब थोड़ी मेरे को मालूम था कि कितना कैपिटलाइज करना है, वो तो बाद में पता चलता है ना कैलकुलेशन के पर। उन्होंने पेपर में बोला है सिंगल जर्नल एंट्री। क्या बोला है? सिंगल जर्नल एंट्री। अभी सिंगल कैसे कर सकते हैं जब ट्रांजेक्शन ही 3 हुए? चले, हाँ सिंगल एंट्री करना है तो ऐसे कर सकते हैं। बिल्डिंग डेबिट 1350, फिर इंटरेस्ट डेबिट 103,505 टू बैंक एंड बिल्डिंग टू इंटरेस्ट, ये हो सकता है। तो मैंने एक एंट्री कम कर दी। सर जर्नल हाँ पूछा है, क्वेश्चन में पूछा था लास्ट लाइन, देखो क्वेश्चन की लास्ट लाइन में था, ये जो क्वेश्चन है ना, हाँ ओके सर। देखो पूछा क्या है, जर्नल calculate the amount of interest to be capitalized, pass one journal entry for capitalization cost and borrowing in respect of the building. तुमको लगता नहीं है ऐसा और एक सम करेंगे तो अच्छा है स्वप्न? यस सर। कर देते हैं ना, क्या है हमारा, क्या जाता है। सर एक मिनट सर, जर्नल एंट्री करना। हाँ हाँ सर फर्स्ट जर्नल एंट्री कौन सा? मतलब या तो आप ये 3 एंट्री लिखो, ओके। नहीं तो ये लिखो, एक ही है। इधर मैंने 3 एंट्री किया, इधर 2 एंट्री किया। या तो ऊपर की 3 लिखो, नहीं तो नीचे की 2 लिखो। चले जल्दी से यस बोलो। सर। यस ओके, सर। करीब करीब सिमिलर सम 37 एकदम। इंस्टीट्यूट सीए इंस्टीट्यूट का आंसर चेक करना है उन्होंने कैसे प्रेजेंट किया था। एक जो क्वेश्चन मैंने अभी अभी सॉल्व किया ना, ये क्वेश्चन था ना, सीए इंस्टीट्यूट सजेशन आंसर निकालती है। उन्होंने ऐसे किया है कि पहले एवरेज एक्सपेंस कैलकुलेट किया जो हमने भी किया था, फिर उन्होंने रेट तो निकाला ही नहीं है जो हमने निकाला था ना, स्पेसिफिक बोरोइंग रेट, जनरल बोरोइंग रेट। हाँ हाँ इधर सर। निकाला, नहीं नहीं इधर निकाला है, ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट
अदर देन स्पेसिफिक मतलब जनरल, ये इधर निकाला है और फिर सीधा अमाउंट टू बी कैपिटलाइज कर दिया है। हमने थोड़ा और समझ में आया वैसे कॉपी किया, लिखा था। चलिए और एक सम है ऐसा, हाँ ये वाला सम। A Limited began construction of a new plant and obtained a special loan of 4 lakh, interest 10%. The expenditure are April ending है 1 अप्रैल को, सो 1 अप्रैल को, अगस्त को, जनवरी को टोटल 19 लाख रुपीस एक्सपेंस हुआ है। अदर नॉन स्पेसिफिक लोन इज 12%, एक ही सिंगल लोन है। अभी क्या आपको क्या लगता है, इसमें मुझे वो बोरोइंग रेट कैलकुलेट करना है? बोरोइंग रेट वो कैलकुलेट करूं तो स्पेशल 10% ही आएगा एंड जनरल 12 ही आएगा, क्योंकि एक ही लोन है, कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, कब लिया एंड ऑल तो पूरा ईयर का आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन मार्च लास्ट डेट हो गया है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज, पास जर्नल एंट्री फॉर कैपिटलाइजिंग कॉस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट। अभी किया वैसे ही है। क्या करें, लॉन्ग कट मेथड स्टार्ट करें कि जैसे अभी मैंने किया वैसे पहला सेम मेथड से करें? भले थोड़ा लंबा हो जाए बट कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 है ना ये। चलिए पहला तो इसकी बैलेंस शीट बना के पोजीशन देखते हैं जैसे मैंने अभी किया था। भले थोड़ा लॉन्ग कट हो जाए बट समझना आसान हो जाएगा। हम सेम स्टाइल से करता हूं। स्पेसिफिक लोन, जनरल बोरोइंग, असेट में मैं एक्सपेंडिचर लिखता हूं। ओके, सो एक है 10% लोन 4 लाख, ओके। एक है 12% जनरल लोन ऑफ 23 लाख। और मेरा जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो 1 अप्रैल को 5 लाख हुआ है, फिर 1 अगस्त को 12 लाख हुआ है, फिर 1 जनवरी को 2 लाख हुआ है। टोटल एक्सपेंडिचर 19 लाख है। बताओ, सब बस इतनी पूरी इंफॉर्मेशन आ गई। सबसे पहले हमको क्या लगता है, थोड़ा शॉर्टकट मारना है तो कैलकुलेट स्पेसिफिक बोरोइंग रेट। क्या आएगा, शॉर्टकट मारूं सीधा, क्या बता देंगे क्या आएगा? 10%। क्यों 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 यही आएगा? सिंस नो अदर चार्जेस और अर्निंग्स फ्रॉम स्पेसिफिक आइडल फंड। हमने शॉर्टकट मारा, वरना आप फॉर्मूला लिख के रेट निकाल सकते हैं। सेम वे आप बता सकते हैं मेरा जनरल बोरोइंग रेट क्या आएगा। बोलिए क्यों 12% पर annum है? There is only one loan. सर एक ही है। There is only one loan and no other borrowing cost and no other charges. हमने थोड़ा शॉर्टकट मारा, बराबर ना? हमने थोड़ा
शॉर्टकट मारा, वरना फॉर्मूला लिख के करेंगे तो भी यही आएगा। ओके, अभी क्या कैलकुलेशन करना चाहिए जल्दी बताओ। एक्सपेंडिचर में एवरेज एनुअल, हाँ, अब एवरेज एनुअल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर दो। गेट मी एवरेज एनुअल एक्सपेंडिचर, calculation of average annual expenditure. Calculation of average annual expenditure. बताओ ये कैसे करूं। 1 अप्रैल I have spent 5 lakh. 1 अप्रैल 11 है 12 है क्या है? 1 अप्रैल 11 है ना। I have spent 5 lakh for full year, which means I have spent 5 lakh for full year. ये है मेरा एवरेज एनुअल एक्सपेंस। Then 1st August I have spent 12 lakh. तो कैलकुलेट करो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 8 मंथ होता है। It means I have spent 8 lakh for full year. सर 1 मिनट थोड़ा लेफ्ट में करें। Okay? यस सर। Then 1st January 12 I have spent 2 lakh for 3 months, means I have spent 50,000 for full year. So my average expenditure, average annual expenditure is 1350. भले मेरा टोटल एक्सपेंडिचर 19 है, बट इंटरेस्ट के लिए एवरेज एनुअल एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए 1350 है। Instead of calculating 5 lakh for 12 months, 12 lakh for 8 months, 2 lakh for 3 months, a single amount of 1350 I will calculate for full year. So next point, now actual expenditure. Calculation of average annual expenditure. Calculation of borrowing cost to be capitalized. Calculation of borrowing cost to be capitalized. So मेरा average annual expenditure 1350 हुआ है। एवरेज एनुअल एक्सपेंडिचर 1350 हुआ है। क्या आप मुझे बता सकते हैं 1350 एक्चुअल भले मेरा 19 लाख हुआ है, बट इंटरेस्ट के लिए 1350 कहां से स्पेंड किया है? फर्स्टली फ्रॉम वेयर? फर्स्टली फ्रॉम एवरेज स्पेसिफिक लोन। कितने की थी मेरी एवरेज स्पेसिफिक लोन? 4 लाख है। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट याद है ना, 10% था।
तो बैलेंस कितना बचा फ्रॉम जनरल बोरोइंग? ये बताओ, ये 12% है, सो टोटल बताइए। $40 प्लस 1140, 11 नहीं, 1,14,000 is 1,54,000। जर्नल क्या करूं? मेरी जर्नल होगी, बिल्डिंग है, प्लांट है, क्या है? व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ प्लांट? प्लांट है ये, सो व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ प्लांट? डेवलपमेंट एक्सपेंस कितना है? कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस वो तो 19 लाख है। प्लस बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, जर्नल बताओ। पहला मैंने इंटरेस्ट में लिखा, बिकॉज जब मैं चेक इंटरेस्ट का दे रहा हूँ तब मुझे नहीं मालूम है इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कितना होगा। फिर जब कैपिटलाइज करता हूँ ओके, सर थोड़ा ऊपर से। चले। चलो आगे चले। यस सर। चलिए ओके, अब कुछ थियरी क्वेश्चन थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। 36 हो गया, 37 नहीं, ये 37 था, 36 पर चलते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन में डेवलपमेंट एक्सपेंस कितना था? 19 लाख। अभी जो खत्म किया वो ना, अभी किया वो ना। हाँ सर, उसमें 19 ही था ना। ओके सर। ये देखिए ना,
ये पूरा क्वेश्चन है। हाँ सर, हो गया। ओके, 36th question. GH Limited obtained a loan of rupees 70 lakhs on 15 April from JKL Bank to be utilized as under. हमने 70 लाख का लोन लिया है, कहाँ यूज किया? फैक्ट्री शेड के लिए 25 लाख यूज करेंगे, मशीन परचेस के लिए 20 लाख करेंगे, वर्किंग कैपिटल के लिए 15 और ट्रक के लिए 10 लाख एडवांस देंगे या ट्रक खरीदेंगे, व्हाटएवर यू से। ये टोटल हो गया 70 लाख। In March 11, construction of a factory shed is completed. Okay, and machine was ready for its intended use is installed. मशीन जो हमने लगाया है वो तो रेडी टू यूज वाला है। डिलीवरी ऑफ द ट्रक इज ऑल्सो रिसीव्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मार्च में एडवांस देंगे, अप्रैल में आ जाएगा। टोटल इंटरेस्ट ऑफ 9 lakh and 10 was charged by the bank. So the treatment of AS16 explain the nature of asset. मतलब पहला आपको असेट के बारे में बताना वो क्वालिफाइंग असेट है या नहीं है, और इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज करेंगे या पीएनएल में चार्ज करेंगे, दैट्स अ क्वेश्चन। पहले क्वालिफाइंग है कि नहीं है वो लिखते हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फैक्ट्री शेड क्वालिफाइंग असेट बनेगी? हाँ, बिकॉज फैक्ट्री असेट टेक सब्सटेंशियल टाइम पीरियड, नॉर्मली मोर देन 12 मंथ। हमने एक नोट लिखा था, एग्जाम में भले स्टार्ट एंड एंड एक ही साल में होता है, बट आपके असेट के नेचर देख के बोलना ये क्वालिफाइंग है कि नहीं है, एग्जाम व्यू में। ओके, व्हाट अबाउट परचेज ऑफ मशीनरी? नॉट क्वालिफाइंग असेट। क्या आप बता सकते हैं क्यों नहीं? अरे ये तो रेडी टू यूज असेट होती है। वर्किंग कैपिटल, नो कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड, नॉट अ क्वालिफाइंग असेट। ट्रक रेडी टू यूज होती है, नो क्वालिफाइंग असेट। तो बताइए क्वालिफाइंग असेट कौन सी है? एक ही है। अब बताओ कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करूं और कितना इंटरेस्ट चार्ज टू रेवेन्यू करूं? जल्दी बोलो, कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करूं और कितना इंटरेस्ट चार्ज टू रेवेन्यू करूं? आप मुझे कैपिटलाइज वाला इंटरेस्ट बताओ। मेरा टोटल इंटरेस्ट 910 है, ऑन 70 लाख का बोरोइंग पर टोटल इंटरेस्ट 910 है। तो आप बता सकते हैं 910 में से कितना पार्ट कैपिटलाइज करूं? एक भी आंसर नहीं आया है, एक भी आंसर नहीं आया है। कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करूं? मेरी टोटल लोन 70 लाख की है, टोटल लोन पर 910 इंटरेस्ट है, उसमें ओनली 25 लाख वाली लोन जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फैक्ट्री शेड वो क्वालिफाइंग एसेट है, उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है। ऑल रिमेनिंग इंटरेस्ट चार्ज टू पीएनएल है। एक भी आंसर नहीं आया है। अरे यार ऐसा कैसे चलेगा? कॉमन सेंस है, क्रॉस मल्टीप्लाई है। क्षितिज, आई एम श्योर यू कैन डू इट। प्राप्ति, अनुजा, संस्कृति, अक्षत, स्वप्ना, common sense. Not a single answer has come. How much interest to be capitalized? Very simple. On 70 lakh, we have spent 9 lakh and 10,000 interest. तो उसमें से 25 लाख पर कितना? तो आंसर कम्स 3,25,000। वेरी सिंपल, इतना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है, बाकी सब रेवेन्यू में है। देखो ये बात आंसर इधर ही दिया है। ये क्वालिफाइंग असेट है, नॉट क्वालिफाइंग, नॉट क्वालिफाइंग। सो आउट ऑफ 70 लाख 910 इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज, बाकी का जो भी बचा है पीएनएल में आएगा। कुछ नोट्स दिया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फैक्ट्री शेड इज कंप्लीटेड, वो सब ठीक है, नहीं भी हुआ तो भी कैपिटलाइज कर सकते हैं। मशीनरी इज नॉट ए क्वालिफाइंग बिकॉज इट्स रेडी टू यूज। As per AS16, borrowing costs that are directly related to the acquisition, construction, production of qualifying asset should be capitalized. Other borrowing costs revenue में जाना चाहिए। Advance of truck was paid,
Delivery was next. Money was used. Interest not to be capitalized. Qualifying नहीं है. Truck is not a qualifying asset. Qualifying asset is that asset which takes substantial time period for getting ready, and that is a 12 month. And not qualifying other than yeah. तो ये इसका आंसर मैं लिखूं या तुम खुद करेंगे, क्या करना है? ट्रक इज रेडी टू यूज, नॉट, क्या चाहते हैं आंसर इसका, मैं लिखूं और नहीं? हाँ सर लिखते ना, नोटबुक में लिखते हैं। ओके चलिए नोटबुक में लिखते हैं, कोई वादा नहीं, चलिए लिखते हैं। हाँ, नो वरी नो वरी। क्या क्वेश्चन था ये? 36 है। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं ना, एज पर AS16 borrowing costs that are directly related to the acquisition construction or production of qualifying asset should be capitalized as a part of cost of asset. Other borrowing cost are recognized as expenses in the period in which they are incurred and are charged to P&L. ठीक है, as per AS16 qualifying assets are that asset which takes a substantial time period to get ready for its intended use or sale.
In our case, construction of shed is qualifying asset. Non-qualifying assets are other than qualifying, they do not take substantial time for ready. They may be ready to use asset. In our case, machinery and truck are ready to use. Working capital is also not qualifying asset. ठीक है, तो ये हमको पूछा गया था थियोरेटिकल पार्ट, हमने एक जनरल रूल बता दिया, अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन बता देंगे। पहले हमने जनरल रूल बता दिया, अब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी तो बता देंगे। चले अभी वो टेबल बना दे। यस सर। इसी के नीचे आपको लिखना है treatment of interest means borrowing costs as per AS16। AS16 का नाम लिखना है तो लिख सकते हैं, पहली बार जब लिखते हैं तब लिखना होता है कि उसका नाम बोरोइंग कॉस्ट्स है। ठीक है, सीरियल नंबर ठीक है, particulars about 10 lines, nature of asset, interest to be capitalized and interest charged to P&L। 10 लाइन है ये। Particulars, nature of asset, interest to be capitalized, yeah, borrowing cost to be capitalized, interest charged to P&L, construction of factory shed,
ये क्वालिफाइंग असेट 25 out of 70 lakhs. Purchase of machine. ये क्वालिफाइंग असेट नहीं है। इसका इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा। वर्किंग कैपिटल, ये भी क्वालिफाइंग असेट नहीं है, नॉट क्वालिफाइंग। $325 and $585. 325 and 585. अरे हो गया तो बोलो। एक मिनट, तो मैं आगे चलूं ना, क्यों मजे से बैठे हैं? एक मिनट हो गया सर। ओके। स्टार्ट करें ना? यस सर। ओके। यस सर। इसका आंसर इधर दिया ही था, 37 पहले ही कर दिया, 38 भी वैसे ही है, अभी अपन हम लोग ने जैसे किया वैसे ही। अमेजिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड obtained a loan of 32 करोड़। 32 करोड़। अच्छा, वापरेंगे कहाँ? कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सी लिंक अक्रॉस टू सिटी, 25 करोड़। वर्क was held up totally for a month during the year due to high water level. अरे समंदर में जब हम काम करते हैं तो हाई वाटर लेवल नॉर्मल है कि अबनॉर्मल है? नॉर्मल है। ये नॉर्मल है। सुनामी टाइप का सिचुएशन है तो अबनॉर्मल है।
तो इंस्टीट्यूट ने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है इसको नॉर्मल लेवल समझ के ही किया है. सो पूरा 12 मंथ का इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया है. हाँ, सुनामी टाइप का है, हाई वाटर लेवल अबनॉर्मल है, बजटेड नहीं है, पता नहीं था, तो अबनॉर्मल समझ के उसका कैपिटलाइजेशन सस्पेंड करते हैं. एनीवे, ये क्वालिफाइंग एसेट है. व्हाट आर परचेज ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी? बताइए क्वालिफाइंग है कि नॉट क्वालिफाइंग है? नॉट. ये तो पैसा दो तुरंत वापरना स्टार्ट करो. वर्किंग कैपिटल नॉट क्वालिफाइंग, व्हीकल नॉट क्वालिफाइंग, टूल क्रेन पैसा दो वापरो नॉट क्वालिफाइंग, इवन टेक्निकल नो हाउ आपको खरीदना है तो पैसा दो वापरना स्टार्ट कर दो. सो दैट मीन्स ये टोटल इफ यू टेक 25 प्लस 3, 28 प्लस 2, 30, 31 एंड 32, ये सब मिलकर 32 करोड़ होता है. एंड उसमें से मेरा टोटल इंटरेस्ट 80 लाख है. तो बताओ कौन सा इंटरेस्ट कैपिटलाइज करो? एक ही तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना होगा. सॉरी, एक ही इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना होगा. 25 आउट ऑफ 32. अभी हमने किया वैसे ही है ना कि अलग ही है? जल्दी बताओ. सेम है सर. करीब करीब सेम है. तो उनका सीए इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया है वो भी करीब करीब सेम ही दिया है. पहला कौन सा? बोरिंग कॉस्ट ऑन कैपिटलाइज क्वालिफाइड एसेट, मतलब क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन दिया है. फिर बोरोइंग कॉस्ट रिलेटेड टू एक्विजिशन प्रोडक्शन शुड बी कैपिटलाइज, अदर शुड बी चार्ज टू रेवेन्यू. फिर ये क्वालिफाइंग है, ये सब नहीं है, इसका इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट पीएनएल में आएगा. सेम मेथड है. टाइम बचेगा तो हम सॉल्व करेंगे, वरना आप इधर से लिख पाएंगे आंसर, अपना आंसर देख देख के. सेम आंसर भी आपके पास है. ये मैंने ये भेजा है ना आपको, ये क्वेश्चन सीट आई हैव गिवन नो. यस सर. तो उसमें ये भी है. हाँ, तो आप क्या उससे देख के लिख पाएंगे? यस सर. टाइम मिलेगा तो मैं करता हूँ. ठीक है, चलो एक पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसको भी सॉल्व कर देंगे. एक और क्वेश्चन कर देते हैं, फिर हम सॉल्यूशन करेंगे उसका भी. सुहाना लिमिटेड इश्यू 12% डिबेंचर 100 लाख. इसका क्या वापरेंगे? फैक्ट्री बिल्डिंग क्वालिफाइंग एसेट, मशीनरी नॉन क्वालिफाइंग एसेट, वर्किंग कैपिटल नॉन क्वालिफाइंग. ये देखो 100 हो गया. इन March, construction of building is completed. Machinery installed and ready for its intended use. तो machine तो ready to use है. Total interest was 11 lakh. The company had invested idle fund money from the debenture in the bank FD and earned 2 lakh. So the treatment of interest. बोलो क्या कहना है? पूरा मैं 11 लाख का प्रोपोर्शनेटली कैपिटलाइज करूं कि 11 माइनस 2 लाख 9 लाख का प्रोपोर्शनेटली कैपिटलाइज करना है? 40 आउट ऑफ 100 इंटू 11 लाख करूं कि 9 लाख करूं, वो इंटरेस्ट ऑन आइडल स्पेसिफिक फंड काट के? क्या कहना है? बोलो क्या कहना है? आंसर 9 लाख. देखो ना, बोरोइंग कॉस्ट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट शुड बी चार्ज. द अदर बोरोइंग कॉस्ट पीएनएल में होएगा. The amount of borrowing cost eligible for capitalization should be determined in accordance with this standard. Other borrowing cost expense, वो तो पहले ही हो गया. Now borrowing costs as per AS16, to the extent fund are borrowed specifically for the purchase of obtaining qualifying asset, the amount of borrowing cost should be determined as actual borrowing cost incurred less income from temporary investment. सो मेरा टोटल 11 लाख लगा है, बट 2 लाख टेम्पररी इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो मेरा 9 लाख है. बाकी का आंसर तो वही मेथड से उन्होंने दिया है. तो आप देखो कितना कैपिटलाइज किया है. ठीक है, ये भी आंसर हम चाहे तो अभी लिख सकते हैं. डोंट वरी कि स्टार्टिंग का पैराग्राफ थोड़ा मैं लिखा देता हूँ ये. हाँ, बाद में अपन ये तो टेबल वैसे ही रहेगा. उसके पहले और एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लिखेंगे. डोंट वरी. A company capitalizes interest on cost of holding investment, add to the investment, thereby understating interest cost in P&L. Comment. सोचो जरा ये क्या कर रही है ये कंपनी?
ये चलेगा क्या? कंपनी इज कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेस्टमेंट and adding to the cost of investment. Is it correct treatment? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पर मैं इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर रहा हूं. अरे बोलो, नहीं चलेगा. अब No, नॉर्मल sir. फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना अलाउड नहीं है. इंटरेस्ट कैन बी कैपिटलाइज ओनली फॉर क्वालिफाइंग असेट विच टेक्स सब्सटेंशियल टाइम पीरियड फॉर गेटिंग रेडी. Accounting Standard Board has opined that investment other than investment in property are not qualifying asset. So investment other than investment in immovable property are not qualifying asset. Therefore, interest cost of holding investment cannot be capitalized. Further, even in respect of investment in property, they can be capitalized only if such property meet definition of qualifying asset. मतलब कि that property takes substantial time period. That means it takes substantial time period to get ready. Also, where the investment meets the definition of qualifying asset, the capitalization of borrowing costs, other requirements should be met. That interest should be directly related to acquisition, construction of property and suspension वगैरह जो rules है. So in short, investment पर interest आप capitalize नहीं कर सकते unless it is investment in immovable property. But not only investment in property है, वो enough नहीं है, वो qualifying asset बननी चाहिए, substantial time period लगना चाहिए, and borrowing cost be directly related to construction, acquisition, production of qualifying asset होना चाहिए. तो ये जो अपना normal theory question है, ओके. तो बस इतने क्वेश्चन है. एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, लेकिन वो अभी नहीं करेगा, वो तो मैं बाद में करेगा. हम फॉरेन में जाके लोन लेने वाले हैं, क्योंकि उसके लिए थोड़ा आपका फ्रेश मूड चाहिए. ये सब रूटीन है. तो स्टार्ट करें लिखना. कौन सा पहला लिख दूं? ये वाला लिख दे पहले, ये वाला. चलिए Yes, sir. वो वाला लिखते हैं हम लोग. 39. जिसमें हमारा 11 लाख का एक्सपेंस हुआ है, 2 लाख की इनकम हुई है. ठीक है. According to A16, borrowing cost. Borrowing costs that are directly related, attributable word है, to the acquisition, construction, or production of a qualifying asset should be capitalized as a part of the cost of that asset. Other borrowing cost should be recognized as an expenses in the period in which
they are incurred. A16 also states that if the funds are borrowed specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset, the amount of borrowing cost costs eligible for capitalization on that asset should be determined as the actual borrowing costs less any income on the temporary investment out of those borrowings. Thus, eligible costs is 11 lakh minus 2 lakh is 9 lakh. हाँ, अभी आपको इसके नीचे वो टेबल जो है ना वो भी बनाना है. इसके नीचे आपका टेबल बना दो. अब ये चैप्टर में एक ही पॉइंट बचा है. हम फॉरेन में जाके लोन लेने वाले हैं क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, मगर एक्सचेंज रेट हमारे एडवर्स होने वाला है. तो क्या होगा वो करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में नया स्टैंडर्ड भी स्टार्ट करेंगे. देखो, आप एग्जाम के लिए तैयारी कर लो. टेक्निकली 15 मई से होती है, लेकिन 15 मई के आजू बाजू कभी भी एग्जाम हो जाएगी. बी वेरी केयरफुल, आई कांट से, बट चलिए इतना लिख दिया. अब वो टेबल बनाइए ना. असाइनमेंट की लास्ट डेट कब है? सॉरी, असाइनमेंट की लास्ट डेट कब है? हम लोग 20 तक खत्म करना है असाइनमेंट सब. 20 तक. हाँ सर, अभी मिले नहीं है ना, अकाउंट्स और इको बचा है. हाँ, तो वो मिल जाएगा, आजकल में मिल जाएगा. हमने एक साथ में ओवरबर्डन ना होते वो एक एक जैसे जैसे रेडी होता है देना स्टार्ट किया. हाँ चलिए ये स्टार्ट करते थे. सीरियल नंबर, पर्टिकुलर नेचर ऑफ असेट, इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, वही सेम कॉलम्स.
किधर गया? हाँ चलिए, अबाउट 10 लाइन्स। क्या क्या लिखना है मुझे, याद करिए। सीरियल नंबर, particulars, nature of asset, interest to be capitalized, and interest charged to P&L. Serial number, particulars, nature of asset, interest to be capitalized, and interest charged to P&L. ओके, सेम कॉलम। कितनी एसेट है लिख देना इधर ही। The construction of factory shed. So ये qualifying asset है। फिर purchase of machine, not qualifying asset, ready to use है ना। क्वालिफाइंग asset is an asset, ये हम पहले भी लिख सकते थे, that takes substantial time period to get ready for its
intended use or sale. चले, लिख दिया। यस सर। अभी Yes, sir. और एक समय ना, कौन सा समय और एक सेम टाइप का है ना, 38 कंस्ट्रक्शन ऑफ सी लिंक वाला है ना, 38 सम। चलूं मैं उधर? हाँ सर। देखो ये वाला सम 38 वाला, ये खाली कंस्ट्रक्शन ऑफ सी लिंक है ना, 25 आउट ऑफ 32 करोड़, 60 to 50 कैपिटलाइज होएगा, बाकी सब तो P&L में। तो सिंपल था। चलो ये इसका आंसर इधर ही है ना, क्या आप इधर से ही लिख पाएंगे? सेम आंसर तो है, खाली इसके नीचे नोट लिखना है, कॉपी कर दो। सेम सेम जैसे अपन ने पहले लिखा था। इट इज एज्यूम्ड stop work due to high water level is normal. एक नोट लिख डालो, मैंने एज्यूम किया है ना, hence capitalization continued, hence capitalization continued। क्या ये सेम इधर ही से आंसर है ना इसका? कौन सा क्वेश्चन था ये? 38। इधर लिखना स्टार्ट करो। एस पर पैराग्राफ वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। एस पर है 16। ओके, बोरिंग कॉस्ट qualifying asset takes substantial time period. Then, as per the standard, borrowing costs that are directly attributable, मतलब related, simple English से related, otherwise directly attributable to the acquisition construction should be capitalized. बस simple तो है, लिख डालो ये 38 का आंसर लिख डालो नोटबुक में। थर्टी 38 का आंसर लिख डालो नोटबुक में। फिर एक सम बचेगा, मैंने बताया ना आपको, अभी ओवरडोज नहीं करना है मुझे। 4 मिनट्स बची है ना, प्लीज फोटो निकाल लो, स्क्रीनशॉट तो एटलीस्ट। 38 सम पूरा करें। क्या हम लोग रिकॉर्डिंग स्टॉप करें? यस।